Jai Hind students, this is Vivek Srivastava sir and I am here with history of class 7 and the topic that we will discuss today, that is administration under the Mughals. It means मुगलों के अंतर्गत प्रशासन की क्या व्यवस्थाएं थी, ये चीज़ें आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे. So start with the first two Mughals. It means Babur and Humayun. They ruled for a very short time period during which they could not focus beyond establishing the extending the Mughal rule in the subcontinent. It means बाबर और हुमायूं ने बहुत छोटे समय तक एक राजा के पद पे कार्यरत या कार्य किया और उन्होंने अपने क्षेत्र को बढ़ाने के सब कॉन्टिनेंट की तरफ बढ़ाने की कोशिश नहीं की या वो उसमें सफलता नहीं प्राप्त कर पाए. Thus they were unable to chalk out an elaborate system of administration. It was during the long rule of Akbar, which lasted for about half a century, that an efficient and detailed administrative system could be established. तो अकबर का जो कार्य करने का तरीका था, जो उनकी प्रणाली थी और जितने लंबे समय तक लगभग 50 सालों तक उन्होंने कार्य किया और इन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान अपने सीमा क्षेत्र को बढ़ाया, ठीक है. और जैसे ही उनके कार्यभार बढ़े उनको कुछ तौर तरीके अपनाने पड़े, प्रशासनिक तरीके अपनाने पड़े. सो दिस सिस्टम evolved by the combining some early administrative practices with new ones. और इस सिस्टम को बनाने के लिए उन्हें पुराने कुछ तौर तरीकों को नए तौर तरीकों से चेंज करना पड़ा, जिनमें से सबसे पहला है मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन. इट मीन्स सैनिक प्रशासन या प्रशासनिक व्यवस्था. द मुगल एम्परर वाज द हेड ऑफ मिलिट्री एंड इट्स सुप्रीम कमांडर. द मिलिट्री ट्रूप्स वेर डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज. यानी मुगल बादशाह जो है वो सबसे बड़े सैनिक अधिकारी थे और इनका जो दल था, सैनिकों का दल था, वो 4 भाग में डिवाइड था. फर्स्ट वन, ट्रूप्स आर द chieftains who paid tributes to the emperor. Second one, dokhli are troops directly recruited and paid by the emperor. Third one, ahadis are troops recruited by the emperor from good families. And the fourth one, that was troops supplied by मनसबदार. यानी 4 प्रकार की सैनिकों की व्यवस्था थी. सबसे पहली जो व्यवस्था थी वो थे चीफ टेंट्स, यानी कि जो आदिवासी लोग थे उनके द्वारा रिक्रूट किए गए जो सैनिक थे उनको ट्रूप 1 में रखा गया. नंबर 2 जो था वो दाखिली मीन्स दाखिली में ऐसे लोग थे रिक्रूटेड एंड पेड बाय द किंग बाय द एम्परर. ये लोग राजा के द्वारा रिक्रूटेड किए गए, यानी इनकी भर्ती ली गई और राजा के द्वारा इनको पैसे पेड किए गए. नंबर 3, दैट वन अहादीस. ये अहादीस थे और ये लोग एम्परर के द्वारा रिक्रूटेड हुए और ये गुड फैमिली से बिलोंग करते थे. एक जनरल वैकेंसी होती है और एक स्पेशल लोगों के लिए वैकेंसी होती है. और जो नंबर 4 थे ये लोग मनसबदार के द्वारा रिक्रूटेड लोग थे. क्लियर? मुगल मिलिट्री कंप्राइज्ड द कैवलरी, artillery, infantry and small fleets of ship and boats also. So अब हम सिस्टम की बात करते हैं. तो सिस्टम 1 जो होता है वो है मनसबदारी सिस्टम. सिस्टम 1 मनसबदारी सिस्टम. अब ये मनसबदारी सिस्टम क्या है और इसे किसने इंट्रोड्यूस किया, इसके बारे में हम जानें. ठीक है बेटा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिले. ठीक है. अकबर इंट्रोड्यूस्ड मनसबदारी सिस्टम टू ऑर्गेनाइज हिज एडमिनिस्ट्रेशन इफेक्टिवली. अकबर ने मनसबदारी सिस्टम की व्यवस्था की जिससे कि इनका जो प्रशासन है वो प्रभावशाली रूप से चल सके. द टर्म मनसब मीन्स द पोजीशन और रैंक. मनसब एक ऐसा पद है जिसका मतलब है कोई पोजीशन, पद या कोई रैंक. ठीक है. So anyone who was given a mansab or a rank upon joining the Mughal services was called mansabdari. तो कोई भी व्यक्ति जो मुगल दरबार में या मुगल सैन्य कार्य में
अगर कोई उच्च पद पाता था तो उसे मनसबदार की पद से सम्मानित किया जाता था। ओके, इंस्टीड ऑफ काउंटलिंग विद ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस ऑफ अपॉइंटिंग द Turians and Turkish noble of the Mughal services, the Mughal also recruited Iranis, Indian Muslims, Afghan Rajputs, Marathas and many other cultural groups as mansabdars। देखिए, पहले के समय में जो मनसबदार के रूप में लोग नियुक्त होते थे उनमें मुख्य रूप से तुरानी और तुर्किश लोग थे, ठीक है। लेकिन जब मुगलों ने आगे चल के ईरानी लोगों को, इंडियन मुस्लिम्स को, अफगान, राजपूत, मराठा और कई सारे और जाति के लोगों को, कई सारे और परंपरा के लोगों को भी अपने साथ जोड़ना शुरू कर दिया मनसबदार के रूप में। They did so because by now the Mughal emperor had become vast and included a number of provinces, each having its own district culture। देखिए, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मुगल जो एम्पायर था, जो साम्राज्य था, वो बहुत बड़ा हो गया था, वास्ट हो गया था और इसमें हर जाति, हर धर्म के लोग आते थे। इसलिए हर जगह से, हर क्षेत्र से एक मनसबदार चुनना जरूरी था। क्लियर? सो इंक्लूडिंग पीपल फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड्स इनटू मुगल सर्विसेज वुड हैव हेल्प्ड इन मैनेजिंग different areas effectively। Also certain political groups like the Rajputs, Afghans and Marathas had become powerful and it was important to take them into confidence and satisfy their needs to stay in power। मैंने बताया आप लोगों को कि क्षेत्र बड़ा हो गया था, इसलिए हर क्षेत्र से एक लोगों को चुनना जरूरी था। दूसरा कारण ये था कि मराठा या अफगान ये लोग जो है बहुत पावरफुल हो गए थे और अगर इन लोगों की पावर को कंट्रोल करना था तो उन्हें किसी न किसी तरीके से अपने साथ मिलाना था। मिलाने के लिए उनको एक उच्च पद दे दिया गया। अगर उस पद पे वो काम कर रहे हैं तो अपने क्षेत्र को वो अपने कंट्रोल में रखेंगे और इस तरह से बादशाह से भी वो कंट्रोल में रहेंगे। सो द मनसबदार्स वेयर रिक्रूटेड इन बोथ सिविल एंड मिलिट्री डिपार्टमेंट्स। मनसबदार दोनों क्षेत्रों में, चाहे वो सिविल क्षेत्र हो, ठीक है, और या मिलिट्री कार्यवाही हो, दोनों जगहों पे वो नियुक्त होते थे। हाउएवर दे कुड नॉट अपॉइंटेड टू द जुडिशियल सर्विसेज। लेकिन उनकी नियुक्ति जो है किसी भी जुडिशियल सेक्टर के लिए यानी न्यायिक क्षेत्र के लिए नहीं की जाती थी, ठीक है। अब मनसब फिक्स द रैंक एंड सैलरी बाय ऑफ द मनसबदार। मनसबदार की एक सैलरी फिक्स होती थी एंड इट वाज आल्सो स्पेसिफाइड द नंबर ऑफ सवार्स or horsemen and military equipment that he had to supply to the Mughal army। और जब सैलरी उनकी फिक्स होती थी तो उसके साथ साथ ये भी फिक्स होता था कि उनके साथ कितने सवारदार हैं या कितने घोड़े घुड़सवार हैं, ठीक है, और उन घुड़सवारों की क्षमता पे, उनकी शक्ति पे उनको मुगल आर्मी में सप्लाई देनी पड़ती थी। जब भी लड़ाइयाँ लगती थी तो अपनी शक्ति के साथ वो सपोर्ट करते थे। रैंक एंड सैलरी ऑफ मनसबदार वाज डिटरमाइंड बाय द न्यूमेरिकल वैल्यू कार्ड जाट। उनकी जो सैलरी थी या उनकी जो पोस्ट थी वो उनके लिए एक न्यूमेरिकल वैल्यू भी फिक्स होती थी जिसका नाम था जाट, ठीक है। जाट द हायर वाज द रैंक एंड द सैलरी ऑफ मनसबदार। यानी कि जितनी ऊंची उनकी जात हो उतना ही अच्छा उनका सैलरी होता था, ठीक है, और उतनी अच्छी उनकी सुविधाएं मिलती थी। अंडर अकबर द जाट्स अबव 5000 वेयर यूजुअली रिजर्व्ड फॉर प्रिंसेस। यानी कि अकबर के कार्यकाल के दौरान जिसके पास 5000 से अधिक जाट होते थे वो लोग प्रिंस के लिए यानी कि राजकुमार के लिए रिजर्व होते थे। वाइल दोज बिटवीन 10 and 5000 यानी वो लोग जो 5000 से लेके 10 तक के बीच में थे, 10 से लेके 5000 तक के बीच में थे, असाइंड फॉर अदर, वे और कार्य के लिए रिजर्व होते थे। सो अकबर टुक स्ट्रिक्ट मेजर्स टू चेक माल प्रैक्टिसेस अमंग द मनसबदार्स हु हैड टू गेट देयर कालावारी मैन रिवाइज्ड, रिव्यूड एंड रजिस्टर्ड।
द मनसबदार हैड टू मेंटेन गुड क्वालिटी ऑफ हॉर्सेज। मनसबदारों को पैदल सैनिक और घुड़सवार यानी कि घोड़ों को रखना पड़ता था, अच्छे क्वालिटी के घोड़ों को रखना पड़ता था। एंड द मनसबदार the horses were regularly inspected and marked to ensure that they were not replaced with the horses of inferior quality। यानी घोड़ों को हमेशा चेक किया जाता था और ये देखा जाता था कि कहीं वो किसी और कमजोर घोड़े से रिप्लेस तो नहीं हो गए, बदल तो नहीं गए। The मनसबदार were frequently transferred, they received money from royal treasury to pay salary टू द सोल्जर्स। देखिए जो मनसबदार थे उनको सैलरी मिलती थी सरकार की तरफ से, राजा की तरफ से, बादशाह की तरफ से, जिसके माध्यम से वो अपने सैनिकों को सैलरी प्रोवाइड करते थे। ओके, दैट वाज द मनसबदारी सिस्टम। नेक्स्ट टू नो दैट इज जागीरदारी सिस्टम। सो लेट मी फिनिश दैट टॉपिक आल्सो टुडे। व्हाट इज जागीरदारी सिस्टम? सो मनसबदार रिसीव्ड देयर सैलरीज इन द फॉर्म ऑफ जागीर्स और लैंड फॉर विच दे कुड कलेक्ट द लैंड रिवेन्यू। यानी मनसबदारों को जो सैलरी मिलती थी वो एक लैंड के रूप में, जहां से वो लैंड रिवेन्यू कोई एक एरिया मिलता, क्षेत्र मिलता था जो कि उन मनसबदार के कब्जे में रहेगा और उस जगह से जो भी राजस्व इकट्ठा किया जाएगा वो उन मनसबदारों के लिए सैलरी होती थी। सो इन दिस वे मनसबदारी सिस्टम वाज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ जागीरदारी सिस्टम। इसलिए कहा जा सकता है कि जो मनसबदारी सिस्टम है वो जागीरदारी सिस्टम का इंटीग्रल पार्ट है, आंतरिक पार्ट है। एंड द एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू ए नंबर ऑफ स्मॉल एरियाज कॉल्ड जागीर्स एंड द पर्सन हु हैड अ जागीर कॉल्ड जागीरदार। तो जो एक मनसब है वो छोटे छोटे जागीरों में, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड था और उस पार्ट को एक जागीर का नाम दिया गया और एक जागीर का जो मालिक होगा उसे जागीरदार बोला गया। जैसे एक डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट जिला, एक जिला कई छोटे छोटे तहसील में डिवाइड होता है, ठीक है। तो जिले के जो मालिक है उनको जिलाधिकारी और जो तहसील के मालिक है उनको तहसीलदार के नाम से लोग जानते हैं। क्लियर? सो द सिस्टम ऑफ असाइनिंग जागीर एज सैलरी to the mansabdars is somewhat similar to the इक्ता सिस्टम practiced in Delhi by the सुल्तान्स, दिल्ली सुल्तान्स। यानी कि जो मनसबदारी सिस्टम है ये प्राचीन काल के दिल्ली के सुल्तानों के द्वारा जो इक्ता सिस्टम लगाया गया था, सेम उसी टाइप का ये सिस्टम था। Unlike the provinces governors or the muftis, mansabdars did not administer these jagirs to reside to them. They were only entitled to collect revenue from the peasants cultivating the land in their jagirs. The jagirs were not given on hereditary basis and could be transferred from one mansabdar to another. यानी कि जो जागीर यानी जो जागीरदारी का सिस्टम था, ये सिस्टम किसी एक के लिए हेरिडिटरी नहीं था। इट मीन्स हेरिडिटरी मीन्स वंशानुगत, यानी कि अगर पिताजी की मृत्यु होती है तो उनके बेटे को वो सिस्टम मिल जाए, ऐसा कुछ नहीं था। ये ट्रांसफरेबल था और जो लोग उसके लिए योग्य होते थे ये उन्हीं को मिलता था। ओके बेटा, इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल डिफाइन यू द चैलेंजेस ऑफ दैट मनसबदारी सिस्टम एंड जागीरदारी सिस्टम। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। वी विल मीट टुमारो with the next topic. Till then, you see all the videos from this chapter and related topics have to be read by you. Till then, have a nice day. Thanks for watching the video.